लड़का आखिरकार एक वक्त के लिए मांस खा पाया, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे पर एक अजीब सी चिंता छाने लगी। अपनी माँ के इलाज के लिए उसने जमीन आसमान एक कर दिया। कुछ दिनों बाद माँ ने अपनी शादी की अंगूठी उतार ली और उससे कहा, जा इसे बेचकर कुछ अनाज ले आ। लड़का अंदर से टूट गया। माँ बेटा दोनों गले लगकर जोर जोर से रो दिए, लेकिन उसने अंगूठी नहीं बेची, बल्कि एक प्लास्टिक का थैला उठाया और दवा वाली खिचड़ी लेने चला गया। मुश्किल से कुछ मिल पाया, लेकिन जब घर वापस आया तो देखा माँ की सांस ही नहीं चल रही थी। उसे समझ नहीं आया कि माँ भूख से मरी या बीमारी से, लेकिन इतना जरूर समझ गया कि अब जिंदगी और मुश्किल होने वाली है। कुछ ही दिनों बाद माँ की लाश उठवा ली गई। यह है 1990 के दशक का नॉर्थ कोरिया, एक ऐसा वक्त जिसे आर्थिक संकट के रूप में जाना गया। देश में एक प्रकार का युद्ध छिड़ गया था। 5 लाख से ज्यादा लोग भूख से मर गए। मां के जाने के बाद यह लड़का, जिसका नाम था जूनी, घर के सामान बेचकर सड़कों पे भटकने लगा। एक दिन उसने सड़क पर एक थैला रोटी का खरीदा। 2 निवाले भी नहीं लिए थे कि कुछ लड़के उससे छीनकर भाग गए। जूनी वहीं खड़ा रह गया, समझ ही नहीं पाया क्या हुआ। भूखी सड़कों पर हर तरफ लोग भूख से तड़पते दिखते थे। कानून व्यवस्था नाम की चीज ही नहीं थी। जूनी स्टेशन पर सोया और जब आंख खुली तो देखा कि उसके पैरों की जूतियां गायब थीं। पास में ही एक लड़का बिना किसी डर के उसके जूते पहने खड़ा था। जूनी उसे घूरता रहा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाया। स्टेशन के बाहर जूनी ने एक लड़की को कचरा छांटते देखा। पास गया तो पहचान गया, ये तो उसकी पुरानी पड़ोसी मीसुन थी। जूनी की आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि मीसुन तो एक अमीर खानदान की बेटी थी। आखिर कैसी मजबूरी ने उसे यहाँ तक ला दिया। कुछ ही वक्त पहले तक जूनी उसकी जिंदगी से जलता था। उसके पापा फॉरेन ट्रेड में थे और घर में हर नए जमाने की चीज मिलती थी, अंग्रेजी शराब, स्नैक्स और एक ऑटोमेटिक पेंसिल शार्पनर तक। लेकिन जूनी को सबसे ज्यादा हैरानी होती थी उनके घर के टीवी से, क्योंकि सरकारी पाबंदियों के चलते नॉर्थ कोरिया में लोग सिर्फ एक ही चैनल देख सकते थे, एक बोरिंग सा सरकारी चैनल जो या तो खबर दिखाता था या राजनीतिक भाषण। लेकिन मीसुन के घर का टीवी, उसमें तो साउथ कोरिया के फुटबॉल मैचेस भी आते थे। जब जूनी ने पहली बार देखा साउथ कोरिया के खिलाड़ी फील्ड पर दौड़ रहे हैं, तो उसका पहला रिएक्शन था, ये तो सपना है। मीसुन के पापा ने सबको स्ट्रिक्टली समझा दिया कि किसी को बताना मत। साउथ कोरिया का मैच देखना यहाँ एक बड़ा जुर्म है। अगर किसी ने रिपोर्ट कर दिया तो सीधा देशद्रोह का इल्जाम लगता है, और जिसका डर हो वही सबसे पहले होता है। कुछ दिन बाद जब मीसुन का परिवार साउथ कोरिया का एक ड्रामा देख रहा था, तभी अचानक दरवाजे पर तेज तेज नॉक होने लगी। एक पूरी फौज उनके घर में घुस आई। टीवी पर चल रहा था साउथ कोरिया का शो, एक सुंदर जीवन। एक ऑफिसर ने टीवी देखकर ठंडा सा मजाक उड़ाया, बहुत ही खूबसूरत जिंदगी चल रही है यहाँ। मीसुन के पापा का तो रंग उड़ गया। ऑफिसर ने आगे बढ़कर सवाल किया, पार्टी ने तुम पे भरोसा करके तुम्हें ट्रेड का काम दिया और तुम बन गए साउथ कोरिया के एजेंट? सच सच बताओ, तुमने उन लोगों से क्या बातें की? और सुना है तुम चर्च भी जाते हो। तभी एक फौज में से किसी ने एक गुलदान को तोड़ दिया और उसमें से गिरने लगे चर्च के पैम्फलेट्स और कुछ फॉरेन करेंसी। पंखड़ी की तरह हवा में उड़ते हुए वह सब कुछ जमीन पर बिखर गया। यहाँ नॉर्थ कोरिया में चाहे तुम्हारे पास कितना भी पैसा हो, सत्ता में बैठे लोगों का एक शब्द तुम्हें सीधा जहन्नुम भेज सकता है। आखिरकार मीसुन के माँ बाप पर लगा जासूसी का आरोप और उन्हें भेज दिया गया एक ऐसे लेबर कैंप में जहां से लोग या तो मरने के बाद लौटते हैं या कभी नहीं। उस रात के बाद मीसुन, जो एक रजाई में पलने वाली लड़की थी, सड़कों पर कचरा छांट के पेट भरने वाली बन गई। जब जूनी ने उसे देखा तो उसका चेहरा बिल्कुल जर्द था। भूख से उसकी त्वचा तक रंग बदल चुकी थी। आर्मी का एक मेडिकल ऑफिसर अपनी जेब से पैसे निकालकर उसके लिए 2 कटोरी नूडल्स ले आया। लेकिन जैसे ही लोगों ने देखा कि उसके पास पैसे हैं, कई बदमाश लड़के उसके आसपास आ गए। उन्होंने उसका पैसा छीनने की कोशिश की, लेकिन तभी अचानक वही लड़का जिसने कभी जूनी के जूते चुराए थे, बीच में आकर सबको भगा दिया। जूनी ने उस लड़के की तरफ देखा भी नहीं, लेकिन वो लड़का हार मानने को तैयार नहीं था। जब उसने सुना कि जूनी चीन भागने का सोच रहा है, तो तुरंत बोल पड़ा, मुझे रास्ता पता है। और फिर वो जूनी और मीसुन को ले गया चीन और नॉर्थ कोरिया के बॉर्डर टूमेनगांग तक। वो लोग नदी पार करने लगे, लेकिन जैसे ही आधे रास्ते पहुंचे, लड़के ने पैसे मांगने शुरू कर दिए। जब जूनी ने इनकार किया तो लड़का जोर जबरदस्ती पर उतर आया। तब जूनी को समझ आया कि इस लड़के का इरादा कभी बॉर्डर पार करने का था ही नहीं। उसका असली मकसद सिर्फ पैसे चुराना था। उनके बीच झगड़ा होने लगा और ये आवाज बॉर्डर के नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स तक पहुंच गई। तभी लड़का पलट गया और जूनी को ही सोल्जर के सामने फंसा दिया। जूनी का तो बस होश ही उड़ गया। अगले कुछ ही घंटों में जूनी और मीसुन दोनों को भेज दिया गया लेबर कैंप में। जूनी समझ गया अब वो कभी अपने पापा तक नहीं पहुंच पाएगा, उस पापा तक जो महीनों पहले घर छोड़ के गया था। जब उसकी माँ को ट्यूबरकुलोसिस हो गया था, तो चाहे घर में कुछ भी ना हो, उसके पापा ने कभी भागने का सोचा तक नहीं था, क्योंकि वो रहता था एक बंद देश में, नॉर्थ कोरिया, जहां हर रोज
सिर्फ प्रोपगंडा सुनना पड़ता था। जहां लोग भूख से मर रहे थे, फिर भी उन्हें बोला जाता था कि सब ठीक है। और जूनी के पापा कभी नॉर्थ कोरिया की नेशनल फुटबॉल टीम में खेल चुके थे। उनकी खेल कला से खुश होकर उन्हें लीडर ने एक टीवी गिफ्ट किया था। नाम था उनका किम यंग सू। एक वक्त था जब पूरा देश उन्हें जानता था, लेकिन जैसे जैसे बीवी की खांसी बढ़ती गई, यंगसू उससे लेकर डॉक्टर के पास गया। नॉर्थ कोरिया में हेल्थ केयर तो फ्री है, लेकिन सिर्फ नाम का। डॉक्टर ने सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्शन लिख दिया और अस्पताल में दवा नहीं थी। तो यंगसू निकल पड़ा फुटपाथ पे। क्या पता कहीं मार्केट में मिल जाए। टीबी जैसी आम बीमारी की दवा दुनिया के लिए आम है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में उसे ढूंढना माना कि चांद पे पानी ढूंढने जैसा था। जब बीवी की सांस अटकने लगी तो उसने समझ लिया अब कुछ नहीं किया तो बच्चा भी बचेंगे नहीं। तब यंगसू को किसी दोस्त ने बताया चीन में ये दवा मिल जाएगी। उसने सोच विचार किया और उस टीवी को बेच दिया जो सिर्फ प्रोपगंडा दिखाता था। उस पैसे से कुछ अनाज खरीदा और बीवी से कहा घर पे इंतजार करना, मैं जल्दी वापस आता हूँ। अपने परिवार को समझाने के बाद यंगसू निकल पड़ा चीन की तरफ तुमेनगांग बॉर्डर पर। रात के अंधेरे का फायदा उठाकर यंगसू तुमेंगांग नदी पार करने निकल पड़ा। अरे पीछे से आवाज आई, क्योंकि नॉर्थ कोरिया में जिंदा रहना मुश्किल हो चुका था। हर दिन कई नॉर्थ कोरियाई लोग चाइना भागने की कोशिश करते थे, लेकिन उनमें से बहुत से बॉर्डर पे गोली से मार दिए जाते। अचानक उसके पीछे गोलियों की बारिश होने लगी, लेकिन यंगसू किसी तरह नदी के दूसरे किनारे तक पहुंच गया। किस्मत अच्छी थी, उसके साथ एक और नॉर्थ कोरियाई भाग रहा था और चाइना के बॉर्डर गार्ड उसी पे ध्यान दे रहे थे। यंगसू चुपके से चाइना की जमीन पर कदम रख चुका था। वो बिना रुके दौड़ता रहा। रास्ते में कुछ और नॉर्थ कोरियाई भगोड़ों से मिला। सब मिलकर एक ट्रक में चढ़ गए जो इल्लीगल नॉर्थ कोरियाई मजदूर ले जा रहा था एक टिम्बर फैक्ट्री में। काम तो थकाने वाला था, लेकिन यंगसू के लिए यह जगह जन्नत थी। रोज का खाना मिलता था, थोड़ी तनख्वाह भी, और कभी कभी तो मांस भी मिल जाता। ऐसी छोटी छोटी खुशियां नॉर्थ कोरिया में सिर्फ सपना था, लेकिन यंगसू का मन भारी था क्योंकि उसकी बीवी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही थी। उसका एक ही मकसद था, जल्दी से पैसा कमाओ, दवा लो और वापस घर लौट जाओ। जैसे जैसे वॉलेट भरता गया, यंगसू के चेहरे पे थोड़ा सुकून आने लगा। उसे लगा बस अब तो घर लौटने का वक्त आ गया। लेकिन फिर एक दिन पुलिस ने अचानक फैक्ट्री पे छापा मार दिया। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। सब लोग जान बचाकर भाग रहे थे, क्योंकि अगर चाइना की पुलिस ने पकड़ लिया और वापस भेज दिया नॉर्थ कोरिया, तो या तो गोलियों से उड़ा दिया जाता या लेबर कैंप भेज दिया जाता, जहां इंसान की मौत टॉर्चर से होती है। भागते वक्त यंगसू का वॉलेट गिर गया। वो उसे उठाने के लिए मुड़ने ही वाला था कि पुलिस करीब आ गई। उसने दिल पे पत्थर रखकर वॉलेट छोड़ दिया और सबके साथ भागकर छुप गया एक बेसमेंट में। जब सब लोग सांस रोके बैठे थे, तब एक चश्मिश साउथ कोरियन आदमी सामने आया। उसने कहा मेरे साथ चलो, तुम्हें बचने का रास्ता दिखाता हूँ। मीडिया के सामने आकर नॉर्थ कोरिया की सच्चाई बता दो और तुम्हें अच्छी रकम मिलेगी। नॉर्थ कोरिया में तो हमेशा यह बताया गया था कि साउथ कोरिया तो एक बुरा शैतानी देश है, लेकिन अब जब जिंदगी ही दांव पर लगी थी तो उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। साउथ कोरियन आदमी उन्हें ले गया शेन्यांग के जर्मनी के कांसुलेट तक। उनसे कहा गया दीवार पार करो, अंदर घुसो, वहां तुम्हें पॉलिटिकल असाइलम मिलेगा। वे लोग कांसुलेट के अंदर घुस गए, लेकिन यंगसू को कोई पैसा नहीं मिला। उसका दिल घबराया। तब एक साउथ कोरियन ने कहा सियोल पहुंचने के बाद तुम्हें एक सेटलमेंट फंड मिलेगा। लेकिन यंगसू जानता था घर पे खाना खत्म हो चुका होगा। उसकी बीवी, उसका बेटा शायद भूख से मरने के करीब होंगे। और तब उसने सोचा मैं कांसुलेट से भाग जाता हूँ, चाहे उसे वापस नॉर्थ कोरिया भेज दिया जाए और लेबर कैंप में डाल दिया जाए। यंगसू अब किसी भी अंजाम के लिए तैयार था, लेकिन उसके साथी ने, जो उसके साथ कंसुलेट में घुसा था, उसका हाथ पकड़कर रोक लिया। अगर अब तू बाहर गया तो इतनी मुश्किल से की गई सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। तेरा अंजाम मौत से भी ज्यादा भयानक हो सकता है। मगर यंगसू एक बात नहीं जानता था कि उसके घर का हाल उसके डर से भी ज्यादा खौफनाक बन चुका था। उसकी पत्नी अब इस दुनिया में नहीं रही, बच्चा भी उसके साथ चला गया, माँ के कोख में ही, और उसका बेटा सिर्फ इसलिए कि वो एक भगोड़े का बेटा था लेबर कैंप भेज दिया गया, जहां उसे इंसान नहीं जानवर भी नहीं समझा गया। ऐसे कैंप में कई बच्चे थे यंगसू के बेटे जैसे ही। कुछ को तो यह भी नहीं पता था उनका क्या कसूर है, सिर्फ इसलिए क्योंकि उनके माँ बाप भाग गए या कुछ बोल गए, उन्हें भी राजनीतिक अपराधी बना दिया गया। रोज दिन भर भयानक फिजिकल काम और खाने को मिलता था ऐसा सूप जिसे सुअर भी ना खाए, जंगली घास का पानी, रहने की जगह एक गीली अंधेरी सड़ती हुई बैरक। हर दूसरे दिन कोई ना कोई बच्चा मर जाता। लाशें एक गोदाम में फेंक दी जाती, जहां कचरे और गंदगी में मिल जाती थी। कभी कभी सजा के तौर पर बारिश में खड़ा रहने के लिए कहा जाता। उस कैंप में सब कुछ गीला सड़ता हुआ था। दीवारों पर कीड़े लग चुके थे। बारिश लगते ही बच्चे का बदन झुलस जाता और वो कांपने लगता। हर एक पल उसे लगता था उसकी मौत पास आ गई है। उसने सुना था मरने के बाद एक जगह मिलती है जहां न भूख होती है न बीमारी। कैंप के एक कंपाउंड डॉक्टर को पता चला कि चूहे की सुखाई हुई चमड़ी से यह घाव ठीक हो सकता है। वो चूहे पकड़ने चला गया और गलती से एक गोदाम का दरवाजा खोल दिया। दरवाजा खुलते ही एक बदबू का तूफान उसके मुंह पे पड़ा। सामने सिर्फ लाशें थीं। हर तरफ चूहे घूम रहे थे, उनकी आंखें लाल भूख से पागल। अगले दिन उसने एक चूहे की सुखाई चमड़ी मेशन, यंगसू का बेटा, के कंधे पर बांधी। उम्मीद थी शायद यह घाव भर जाए, लेकिन यह देसी इलाज और खतरनाक साबित हुआ। घाव और बढ़ता गया। जब डॉक्टर ने चूहे की चमड़ी हटाई तो उसने देखा घाव में सफेद कीड़ों से भरे हुए
कीट वर्म घूम रहे थे। उसके हाथ कांपने लगे, लेकिन उसने मेशन से कुछ नहीं कहा, बस इतना बोला, फिक्र मत कर, तू ठीक हो रहा है, इसीलिए ऐसे लग रहा है। उसने अपनी साइकिल उठाई और मेशन को ले गया एक छोटी राइड पर। लेबर कैंप आने के बाद ये पहली बार था जब मेशन ने हवा महसूस की। मेशान के लिए सबसे खुशी और सबसे आजादी भरा पल शायद उसकी जिंदगी का आखिरी पल बन गया। दूसरी तरफ अगर यंगसू साउथ कोरिया न आया होता तो वो कभी सोच भी नहीं सकता था कि जिस दवाई के लिए उसने अपनी जान दांव पर लगा दी वो यहाँ बिल्कुल मुफ्त मिलती है। यंगसू एक जगह खड़ा रह गया, आंखों में एक सूनापन सा था। इसी दवाई के लिए तो उसने जान जोखिम में डालकर चीन में घुसपैठ की, गलियों में चूहे की तरह भागा, रोज पुलिस के डर से छुपता रहा, हर दिन हर पल मौत से खेलता रहा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि जगह बदली। अब यह दवाई फ्री थी और सोचने की बात, यह मुल्क भी कभी चौसौन ही था, यानी कोरिया। यंगसू को सब कुछ एक मजाक लगा, वो समझ नहीं पाया उस पल कैसा महसूस करे, बस एक खालीपन था। ऐसा लग रहा था अंदर कुछ भी भरने से वो खाली जगह नहीं भरेगी। चाहे वो दवाई घर नहीं भेज सकता था, फिर भी उसने अपने सारे पैसे लगा दिए, हर जरूरी दवा खरीदी और अपने कमजोर बेटे के लिए विटामिन भी। उसने काफी समय तक साउथ कोरिया की सरकार के थ्रू डिप्लोमेटिक तरीके से अपनी पत्नी और बेटे को बचाने की कोशिश की और एक दिन खबर मिली, लेकिन यह खबर एक तूफान थी। उसकी पत्नी मार दी गई थी, उसका बेटा गायब था। यंगसू की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा। वो ना कुछ बोल पाया ना रो पाया, सिर्फ दारू पे दारू पीता रहा। फैक्ट्री में काम करने वाले लीडर ने उससे कहा, कम से कम अभी भी यीशु है ना, लेकिन यह सुनते ही यंगसू का सब्र टूट गया। उसने चिल्लाकर कहा, मैं क्यों नहीं मर गया, मैं ऐसे जी क्यों रहा हूँ इस तरह से इस जिल्लत में, सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरे परिवार ने मुझे छोड़ा नहीं था, ना कि किसी यीशु के लिए। अगर इंसानियत बचाने वाला यीशु वाकई होता तो मेरे साथ यह सब क्यों होता। आखिरकार साउथ कोरियन सरकार के एफर्ट से उसका बेटा जूनी लेबर कैंप से निकाल लिया गया। मौत का साया अब उसके सर से हट चुका था। जूनी ने भी टुमेन रिवर पार किया और चीन पहुंच गया। वहां एक ट्रक में लोग उसके इंतजार में थे। ट्रक में चढ़ते ही ड्राइवर ने सबसे पहले उसका कोट निकाल के फेंक दिया, क्योंकि उसमें से इतनी बदबू आ रही थी कि सांस लेना मुश्किल था। लेकिन जूनी जिद पर अड़ा था। उसने गाड़ी से उतरकर अपना पुराना कोट उठाया, क्योंकि उसके पॉकेट में माँ का दिया हुआ एक अंगूठी था, जो उसकी माँ की आखिरी निशानी थी, उसकी जिंदगी का बस एक ही सहारा। रात में जूनी ने पहली बार अपने पापा से फोन पर बात की। आवाज सुनते ही दोनों की रूह कांप गई। यंगसू के लिए वो पल दिल पर छुरी चलने जैसा था, हर लफ्ज गला में अटक गया, लेकिन अच्छा था, अब उनका मिलना तय था। अगली सुबह एक एजेंट जूनी को ट्रेन से इनर मंगोलिया ले गया। प्लान यह था, चाइना मंगोलिया बॉर्डर से इल्लीगल एंट्री और फिर मंगोलिया से फ्लाइट लेकर साउथ कोरिया। रास्ता मुश्किल था, लेकिन सब ठीक रहा। पर जैसे ही बॉर्डर पहुंचते हैं, उन्हें बॉर्डर गार्ड्स रोकते हैं, सब पकड़ लिए जाते हैं, लेकिन जूनी ही अकेला पार कर जाता है। लेकिन अब उसके पास कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं, जहां तक नजर जाए सिर्फ सुनसान रेगिस्तान, पत्थर और हवा। उधर यंगसू अपने बेटे को लेने मंगोलिया पहुंचता है। उसके लिए लाया था कुछ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स, विटामिन और एक फुटबॉल, पर वही चीजें उसके गले पड़ गईं। मंगोलिया के एयरपोर्ट पर उसे रोक दिया गया। पुलिस ने समझा वो ड्रग स्मगलर है। वो जितना भी समझाता रहा, कोई सुनने को तैयार नहीं था। उसे एयरपोर्ट से बाहर निकालने नहीं दिया गया। इधर जुनी मंगोलिया के बेकार रेगिस्तान में खो चुका था। मैले चले रास्ते, ना कोई आदमी ना कोई पानी। एक ट्रक निकलता है, पर जुनी उस तक पहुंच नहीं पाता। उसके पास सिर्फ एक रास्ता है, चलना बिना रुके, बिना सोचे, बस आगे। सूरज ने उसका बदन जला दिया और जिंदगी धीरे धीरे उसके जिस्म से निकल रही थी। आखिर एक रात तारे भरे आसमान के नीचे जुनी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाया, हमेशा के लिए सो गया। उस पल उसके दिमाग में पापा के साथ बारिश में फुटबॉल खेलने की यादें घूम गई। उसने मेशान की मुस्कान देखी, अपनी तन्हा माँ को याद किया, पापा की आवाज जैसे कान के पास गूंज रही थी। उसने सोचा था कि इतनी मुश्किलें झेलने के बाद अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन जिस मिलन का इंतजार था वही अब जिंदगी और मौत के बीच की लकीर बन गया। जब येंगशियू ने अपने बेटे की लाश देखी, उस पल उसके आंसू रुक नहीं पाए। जो दिल उसने मुश्किल से जोड़ा था, एक बार फिर से टुकड़े टुकड़े हो गया। उसका पूरा जिस्म कांप रहा था, क्योंकि वो अपने बेटे की लाश घर नहीं ले जा सकता था। उसने उस छोटी सी लाश को उस रेगिस्तान में ही दफन कर दिया। जब वो प्लेन चढ़ने ही वाला था तो अचानक आसमान से बारिश गिरने लगी। शायद वो जीसस की दया भरी आंखों के आंसू थे, लेकिन सिर्फ दया से क्या होता है। येंगशियू खुद को बारिश में भीगने देता रहा। सर्दी उसकी हड्डियों तक जा रही थी और उसके साथ था सिर्फ अफसोस, वो गम जो लफ्जों में बयान नहीं हो सकता। हर बूंद ऐसे लग रही थी जैसे उसके जिस्म को तोड़ रही हो। हालांकि वो अभी भी इस दुनिया में था, लेकिन उस पल उसे लगा जैसे वो किसी नरक के अजाब से गुजरा हो। अगर वाकई में जीसस के दिल में दया होती तो फिर ऐसी दर्द भरी कहानी को दुनिया में कैसे होने देता।